गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सीआरपीसी क्लासेस। इस क्लास में हम सीआरपीसी का फटाफट रिवीजन करेंगे। सीआरपीसी का एक छोटा सा क्लास लेंगे और इसमें सीआरपीसी के एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है 1973 के नाम से जाना जाता है। 1973 में ये पास हुआ था, लेकिन प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया है 74 में। तो जब प्रेसिडेंट ने साइन किया 74 में तो ये 2 ऑफ 74 हो गया। कोड का नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। प्रेसिडेंट ने इसको पास किया अब 74 में, इसलिए ये 2 ऑफ 1974 हो गया। अब इसमें नई बात यह है कि पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। अभी क्या है, 34 ऑफ 2019 का जो एक एक्ट पास किया गया, उस एक्ट के द्वारा अब ये 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी है। सो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2019। इसके बाद से ये 2 ऑफ 1974 हो गया। अमेंडमेंट 2005 में भी बहुत से हुए हैं और उस अमेंडमेंट एक्ट का नाम है 25 ऑफ 2005। आप बहुत आसान है इसको याद करना। 2005 के लास्ट में भी 5 है और 25 के लास्ट में भी 5 है। सो ये 2005 में से 2 जीरो जो है निकाल दीजिए तो 25 हो जाता है, तो 25 ऑफ 25 है। सो 2005 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 25th है, और जो 1974 का जो अमेंडमेंट एक्ट 1974 का जो एक्ट है वो 2nd है, और 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो 34th है। आगे बढ़े तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, 1973 है, 2 ऑफ 1974 है। ये पास हुआ है, इनेक्ट हुआ है। ये इनेक्ट हुआ है 25 जनवरी 1974 को, 25 जनवरी 1974 को ये इनेक्ट हुआ है। इनेक्ट होना एक बात है और उसको इन्फोर्स करना एक बात होता है। इनेक्ट होना मतलब प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के आया और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। सो 25 जनवरी 1974 को ये इनेक्ट हो गया। अब इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको इफेक्ट में लाना है। तो इफेक्ट कब होता है, ये यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। 1 अप्रैल 1974 को ये इफेक्ट में आता है। It came into force on 1 अप्रैल 1974। अंग्रेज जो है 1 अप्रैल को फुल डे मनाते थे। इंडियंस को मूर्ख कहते थे, वो फुलिश डे कहते थे। तो अंग्रेज जो है फुल डे मनाते थे 1 अप्रैल को। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि सीआरपीसी में बहुत से ऐसे प्रोविजन है जिसमें तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये क्रिमिनल के लिए ही सपोर्टिव बन गया है, क्योंकि उनके छूटने के बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार दिया हुआ है। तो अप्रैल फूल मनाया, याद रखिए 1 अप्रैल 1974 को ये फोर्स में आया। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही समझा। 1973 का एक्ट है। 1974 में 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 25 जनवरी 1974 को ये इनेक्ट हुआ और 1 अप्रैल 1974 को फोर्स में आ गया। ठीक है जी। इसका है यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर, ये काट दीजिए इसको। ये अभी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हो गया है 31 अक्टूबर 2019 से। इसके बाद से क्या है, कुछ इसके प्रोविजन है एक्सेप्ट अदर देन दोज रिलेटेड टू एक्सेप्ट चैप्टर 8, 10, 11, 8, 10, 11 चैप्टर को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोविजन सीआरपीसी के हैं ये नागालैंड में लागू नहीं होते और ट्राइबल एरिया ऑफ असम में लागू नहीं होते। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए। चैप्टर 2 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है। चैप्टर 2 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है और वो सेक्शन 6 है। याद कर लीजिए, आता है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स जो है सेक्शन 6 में है। और इसमें कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट बता रहे हैं, बोल रहे हैं बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड
कोर्ट्स इज कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, मतलब एक हाई कोर्ट हो गया, और कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ मतलब स्पेशल लॉ हो गया। तो बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड स्पेशल लॉ, बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट क्या क्या हो सकते हैं, और ये दो छोड़ दीजिए। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 4 हो गए। स्पेशल कोर्ट 5 हो गए, हाई कोर्ट 6 हो गए। तो क्रिमिनल कोर्ट कितने हैं टोटल? 6। फिर से समझते हैं, क्रिमिनल कोर्ट कितने हैं? 6 है। कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गया, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, ये 4 हो गए। और ऊपर लिखा है कि बिसाइड्स, मतलब एक हाई कोर्ट हो गए 5 हो गए, और ये स्पेशल कोर्ट्स हो गए 6 हो गए। मतलब 6 टाइप के कोर्ट्स जो है सेक्शन 6 में है। कितना आसान हो गया याद करना। सेक्शन 6 में 6 टाइप्स के कोर्ट हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। सेक्शन 6 में 6 टाइप्स के क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। अब एमसीक्यू का क्वेश्चन ये बनता है कि हाई कोर्ट को छोड़ करके कुल कितने क्रिमिनल कोर्ट हैं? 5 हो गए। क्वेश्चन ये बनता है कि हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को छोड़ करके कुल कितने क्रिमिनल कोर्ट हैं? 4 हो गए। तो इस तरीके से ये क्रिमिनल कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट में क्या होता है, इस 6 में से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। ये क्रिमिनल कोर्ट है बट ट्रायल के लिए नहीं है, ये इंक्वायरी तक ही है ये। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट को निकाल दीजिए। तो 6 में से एक निकल गया 5, तो 5 ट्रायल कोर्ट है। और अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात है तो 6 है। कोई कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्रिमिनल कोर्ट आता है, क्रिमिनल कोर्ट 6 है और ट्रायल कोर्ट 5 है। यहाँ पर हम सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट पढ़ रहे हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान में रखना है, क्रिमिनल कोर्ट 6 है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट्स। अगर एक्सक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट करें तो ओनली 4 है। ठीक है जी। 6 सेक्शन के बाद से हम सीधे आ जाते हैं 24 पर। 24 में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो लोग जज नहीं, कुछ लोग जज के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो कुछ लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन जाते हैं। तो सेक्शन 24 जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में डील करता है। और सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कई स्टेट्स में एपीओ की वैकेंसी होती है, रिक्रूटमेंट होता है। और उसके बाद से एक नया सेक्शन ऐड हुआ है 25A। और 25A में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्थापित करेगी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर रहेगा। 25A तक क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट तो टॉप में है, उसके बाद से हाई कोर्ट है, और उसके बाद से सेशन कोर्ट हो गया। सेशन कोर्ट में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इनकी बराबर पावर होते हैं। उनके नीचे असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, और उनके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, जहां पर मेट्रो सिटीज होती हैं। अदर देन मेट्रो सिटीज, जहां पर डिस्ट्रिक्ट होती है वहां पर सीजेएम होते हैं। ये जो सीजेएम होते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सेक्शन 2 में हमने पढ़ा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में जो सीनियर मोस्ट होंगे, सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज अपॉइंटेड एज सीजीएम ऑफ पार्टिकुलर कोर्ट। तो सीजीएम यहाँ पर हो गए, एडिशनल से सीजीएम भी होते हैं। इनके अंदर एसडीजेएम होते हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। और एसडीजेएम के अंदर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं। और मिलता जुलता क्लासिफिकेशन मेट्रो सिटीज के लिए भी है। अब बड़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोर्ट और उसके मैक्सिमम पनिशमेंट। कोर्ट कौन है और किस कोर्ट का कितना पनिशमेंट का पावर है, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट का हो चाहे फाइन का हो। तो हाई कोर्ट का सबसे पहले देखते हैं। तो हाई कोर्ट का एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। लॉ कौन ऑथराइज है, जैसे कि आईपीसी है, बाकी सब स्पेशल लॉज हैं। तो जहां जहां भी पेनल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया वहां वहां उसके साथ पनिशमेंट भी दिया हुआ है। तो कोई भी पनिशमेंट जो प्रोविजन में दिया गया है दैट कैन बी अवॉर्डेड बाय हाई कोर्ट, मतलब फुल पावर।
उसके बाद से सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, इनका भी फुल पावर, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, जो कुछ भी लॉ के द्वारा ऑथराइज, अपने मन से नहीं कर सकते, जो कुछ भी लॉ के द्वारा ऑथराइज है उसमें से एनी सेंटेंस दे कैन अवार्ड। बस कंडीशन क्या है कि अगर डेथ सेंटेंस पास करता है सेशन जज, दैट हैज टू बी सेंट टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। डेथ सेंटेंस अगर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट पास करता है, कर सकता है, क्योंकि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, डेथ सेंटेंस भी पास कर सकता है। बस क्लॉज ये लगा दिया गया है कि डेथ सेंटेंस अगर सेशन कोर्ट पास करता है तो दैट केस विल बी सेंट, दैट पेपर विल बी सेंट टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। मैंने डेथ इन पेनल्टी इनको दे दिया है, आप देख करके इसको बता दीजिए करना है कि नहीं करना है। फिर हाई कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि वो उसको कंफर्म करते हैं, चेंज करते हैं, सेट असाइड करते हैं, ये हाई कोर्ट पर निर्भर करता है। असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, इनका पावर जो है नॉट मोर देन 10 ईयर्स, अप टू 10 ईयर तक इनका पावर है पनिश करने का। वो सारे ऑफेंस जिसके पनिशमेंट, जो मैक्सिमम पनिशमेंट वो 10 ईयर तक के हैं, वो असिस्टेंट सेशन जज के पास ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिनको सीजेएम कहते हैं, सीजेएम साहब का पावर जो है 7 साल तक है, अप टू 7 ईयर ही कैन गिव द इम्प्रिजनमेंट। तो 7 साल तक का जो है असिस्टेंट सेशन जज साहब के पास है। इसके बाद से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो गया, सॉरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का 7 ईयर्स तक का हो गया। तो उसके बाद से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इनका 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट का पावर है और 10,000 फाइन का पावर है। ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले कहीं फाइन की बात नहीं हुई। इसका मतलब कि सीजेएम एंड एबव फाइन जो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बट नॉट अनजस्टिफिएबल, ठीक है। तो सीजेएम एंड सीजे से ऊपर तक के जितने हैं उनके फाइन का कोई लिमिट नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और 10,000 का पेनल्टी दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जब आएंगे तो इनके पास 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट का पावर है और 5,000 रुपीज पेनल्टी है, फाइन इम्पोज कर सकते हैं। सॉरी, जहां जहां मैंने पेनल्टी बोला उसको फाइन रीड किया जाए, तो फाइन वो इम्पोज कर सकते हैं। उसके बाद से चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज पैरेलल टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर है वहीं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का भी पावर है, दैट मीन्स 7 ईयर। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो पावर है वहीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पावर है, तो दोनों का सेम रहेगा। बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इसमें से आना ही आना है। इसके बाद से चैप्टर 5 में हम जंप करते हैं और चैप्टर 5 में जब हम जंप करते हैं तो वहां हम देखते हैं अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। याद कर लीजिए, चैप्टर 5 में अरेस्ट ऑफ ए पर्सन होता है, चैप्टर 5 में अरेस्ट ऑफ ए पर्सन होता है। सीआरपीसी में 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं, आपको ध्यान में रखना है इसको। तो 41 में क्या है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉर्मली विदाउट वारंट किसी को कोई अरेस्ट नहीं करता है, लेकिन 41 बता रहा है कि किस किस कंडीशन में पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। 42 क्या बता रहा है, अ नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस अफसर को कुछ डाउट होता है, एक वो नोटिस थमा देगा, बोलेगा कल थाने में आ जाना मिलने के लिए, पूछताछ करनी है, वो 41A है। 41B में क्या है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अरेस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर हैं और ड्यूटीज हैं वो 41B में है। 41C में, C से कंट्रोल रूम, 41C में कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा, ये 41C में दिया हुआ, C से कंट्रोल। 41D में राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एडवोकेट। एडवोकेट में D थोड़ा जोर से आता है ना, एडवोकेट, तो ये 41D में हो गया। 41D से एडवोकेट, सो एडवोकेट के पास आप किसी भी अपने चॉइस के एडवोकेट से आप मिल सकते हैं। 42 में क्या है, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम। 41 में ये था कि पुलिस आपको बिना वारंट के कैसे अरेस्ट कर सकती है। 42 में क्या है, पुलिस ने किसी डाउट पे आपका नाम और एड्रेस पूछा, आपने नहीं बताया, आपको अरेस्ट कर सकती है और तब तक रखेगी जब तक आप अपना नाम और पता नहीं बता देते।
43 में क्या है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। जी हाँ, सीआरपीसी में प्रोविजन है, सेक्शन 43 कहता है कि प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। कब कब अरेस्ट कर सकता है, उसका प्रोविजन है उसका। 44 में क्या है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। 44 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट और 45 में प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। बस एक 41 से लेकर 45 तक फिर से हम रिवीजन करते हैं। 41 में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट 41। 42 में पुलिस आपसे नाम और पता पूछेगी और अगर आप नहीं देते हैं तब आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर पुलिस नहीं है तो कोई प्राइवेट पर्सन आपको 43 में अरेस्ट कर सकता है। 43 में प्राइवेट पर्सन आपको अरेस्ट कर सकता है। 44 में आपको मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। और 45 जो है आर्म्ड फोर्सेस में जो सर्विंग लोग हैं उनको एक प्रोटेक्शन देता है कि उनको ड्यूटी के टाइम में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, कंडीशन भी है उसमें। तो 45 जो है एक तरह की इम्यूनिटी है डिफेंस सर्विसेज के लिए। उसके बाद से 50A पर आ जाइए, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट। जो कोई भी अरेस्ट कर रहे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसके फ्रेंड को, रिलेटिव को, घर वाले को इंटीमेट करना है कि हमने इनको अरेस्ट किया है, आप आके मिल सकते हैं। और 51 में है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। एक बार जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया उसके पॉकेट वगैरह को चेक करना है, पैसे रखा है, गन रखा है, क्या चीज रखा है, उसको सर्च करना है और सर्च करके उसका लिस्ट बनाना है, लिस्ट करके उसको जमा करना है। अब आ जाइए चैप्टर 8 में। हम जंप कर रहे हैं, जंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को हम आज आपको बता रहे हैं सो दैट कम समय में अपने एग्जाम में आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकें। चैप्टर 8 जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आपको गारंटी देनी पड़ती है जज के सामने कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तब आपको छोड़ा जाता है, उसको सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, तो 106 में क्या है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही किसी को जेल हुई, जेल होने के बाद से डर रहता है कि बाहर कहीं तोड़ फोड़ ना हो, इसको बचाने के लिए, कहीं दंगा फसाद ना हो, इसको बचाने के लिए। और नहीं तो ये जेल से जब निकलेगा तो ये बदमाशी ना करे, इसको भी ध्यान रखना है। इसलिए ऐसे कंडीशन में जिस आदमी को इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है उससे सिक्योरिटी लिया जाता है कि आप अप टू 3 ईयर का होगा, अप टू 3 ईयर तक आप बाहर भी जाएंगे, कन्विक्शन खत्म होने के बाद, रिलीज होने के बाद आप बाहर में जाएंगे तो शांति बनाए रखेंगे। ये 106 में 106 में पीस ऑन कन्विक्शन है, मतलब उसका कोर्ट केस चल रहा है, उसमें उसका ट्रायल हुआ है और उसको कन्विक्ट हो गया है। 107 में क्या है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। अदर केसेस मींस अदर देन ट्रायल, कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है, बस पुलिस ने रिपोर्ट कर दिया है कि ये बदमाशी करने वाले हैं, ये दंगा फसाद करने वाले हैं, तो आपसे 107 में सिक्योरिटी भरवाया जाएगा, बॉन्ड भरवाया जाएगा। आप लिखेंगे ना ना मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। 108 में जो सिक्योरिटी है वो गुड बिहेवियर के लिए होती है, उनके पास से जो सेडिशियस मैटर्स को डिसेमिनेट करते हैं, सेडिशियस मैटर को जो भी डिसेमिनेट करते हैं उनसे सिक्योरिटी लिया जाता है 108 में। 109 में सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्संस। कोई एक चोर है, वो छूट करके आया है और कुछ दिनों से वो छुप छुप करके रह रहा है, इसका मतलब वो फिर कुछ चोरी करने के फिराक में है, तो ऐसे सस्पेक्टेड लोगों से सिक्योरिटी भरवाया जा सकता है 109 में। और 110 में जो है हैबिचुअल ऑफेंडर से भरवाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार ये महाराज गलती कर चुके हैं, जेल जा चुके हैं, तो इनको हैबिचुअल ऑफेंडर कहेंगे और इनसे सिक्योरिटी भरवाई जाती है कि आप कोई बदमाशी नहीं करेंगे तो आपको भीतर डाल देंगे। तो इस तरीके से चैप्टर 9 फिनिश हो, चैप्टर 8 फिनिश हो गया। चैप्टर 9 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 जो है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। आपके पास कुछ ऑब्लिगेशन है और उसमें कोर्ट भी साथ देता है और ये कहता है कि आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने माता पिता को पालन पोषण करना है, दैट इज योर ड्यूटी। तो 125 में क्या है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस,
125 में ऑर्डर पास होता है मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, जो भी पिटीशन दिए हैं उनके लिए। 126 में उसका प्रोसीजर है। 127 में अल्टरेशन इन अलाउंसेस क्या होता है, समय के अनुसार इनकम में बदलाव होता है, एक्सपेंडिचर में बदलाव होता है, तो उसके अनुसार पार्टी है वो पिटीशन डाल करके उसको चेंज भी करवा सकती है। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, अगर बात नहीं मानते हैं कोर्ट का, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हर महीने 10,000 रुपये मेंटेनेंस देना है, आप नहीं दे रहे हैं, तो 128 में इन्फोर्समेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। सो 125, 126, 127, 128 ये 4 सेक्शन जो है चैप्टर 9 के मेंटेनेंस से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। 9 के बाद हम सीधे जंप करते हैं 12 में। चैप्टर 12 में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड अदर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, मतलब चैप्टर 12 जो है FIR से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस का मतलब FIR। तो 154 में इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस, हम बताएंगे कोग्निजेबल क्या होता है, नॉन कोग्निजेबल क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन जब कोग्निजेबल केसेस में पुलिस के पास जाएगा तभी वो FIR लिखेंगे, ऐसा 154 में लिखा है। इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कोग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस 155 में लिखा है। वन कोग्निजेबल के बाद वन कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके लिए NCR रजिस्टर होता है पुलिस के पास, उसमें एंट्री कर देगा और बोलेगा साहब नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस का मेरे पास न FIR लिखने के पावर है और न मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का पावर है। अगर आप चाहते हैं तो आप कोर्ट में जाइए, CJM कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जा करके वहां पर आप कंप्लेन कीजिए। वहां से अगर ऑर्डर आएगा तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ये 154 और 155 सेक्शन का कमाल है। जो कोग्निजेबल केसेस होंगे, वैसे केसेस जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है उसको कोग्निजेबल कहते हैं। तो इसका मतलब कि सीरियस केसेस, तो जो भी सीरियस केसेस होंगे उसका FIR लिखाया जाएगा 154 सेक्शन में। और जो कम सीरियस नेचर के हैं, जो छोटे मोटे झगड़े हैं, उसको 155 में इन्फॉर्म किया जाएगा पुलिस को और आगे कंप्लेन का प्रोसेस है समझेंगे। उसी चैप्टर 12 में, अभी हम पीछे चैप्टर 12 चल रहे हैं, तो इसी चैप्टर 12 में 166A है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्या होता है, कई बार हमारा कोई आदमी है यहाँ से क्राइम किया और दूसरे कंट्री में भाग गया, या दूसरे देश का आदमी क्राइम किया और अपने देश में भाग गया, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, वो 166A में भेजते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। और जब दूसरे देश से हमारे देश में आता है लेटर सिमिलर टाइप का, तो उसको 166B में हम डील करते हैं। 169, 167 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 167 और 157 दोनों में सेक्शन 157 और 167 मिलता जुलता है ना, दोनों में 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर, 24 घंटे में अगर आपने अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया तो ये 157 में भी है और सेक्शन 167 में भी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से क्या है, 169 में रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, अगर कुछ खास एविडेंस नहीं मिले तो एक्यूज्ड को छोड़ा जा सकता है। 169 में पुलिस ही छोड़ देगी। उसके बाद से केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। देखिए दो चीजें हैं, अगर एविडेंस इनसफिशिएंट है, अगर एविडेंस इनसफिशिएंट है तो 169 में पुलिस आपको छोड़ देगी, और एविडेंस अगर सफिशिएंट है तो 170 में पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगी, और मजिस्ट्रेट के पास जब भेजेगी तो वहां से आपको अपना वो पेपर ऊपर डाल करके और आपको आगे चालान कर देते हैं। 171 में कंप्लेन एंड विटनेस नॉट टू रिक्वायर टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे विटनेस को और कंप्लेनेंट को जाने की जरूरत नहीं है। 172 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस अफसर जो होता है डायरी मेंटेन करता है, केस डायरी, और उस केस डायरी में डे टू डे बेसिस में जो कुछ उसने किया वो सारा उसमें डिटेल लिखता है, और उसकी अच्छी खासी वैल्यू होती है कोर्ट में बेल वगैरह लेते समय, तो इसलिए 172 है, डायरी ध्यान रखना है। 173 क्या है, रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 173 में इन्वेस्टिगेशन फिनिश हो गया,
अब आपने जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया है एज ए पुलिस अफसर, आप उस रिपोर्ट को कोर्ट में सौंप दीजिए। पुलिस का काम लगभग ओवर, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद से इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद से ट्रायल होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 3 स्टेप्स है। इन्वेस्टिगेशन होता है जो नॉर्मली पुलिस करती है, इंक्वायरी होता है जो नॉर्मली मजिस्ट्रेट कोर्ट करता है, और ट्रायल होता है, ये डिपेंड करता है कि क्राइम कैसा है, उसी के अनुसार मजिस्ट्रेट कोर्ट भी कर सकता है, नहीं तो सेशन जज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद से 174, 175, 176 ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये तीनों के तार जुड़े हुए हैं। कैसे? तो पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड केसेस, किसी भी प्रकार की अगर सुसाइड केसेस होती हैं तो पुलिस उसका पंचनामा करेगी और उसको वो इंक्वायर करेगी और उसका रिपोर्ट देगी। वो 174 में है। 175 में क्या है? पावर टू समन द पर्सन्स, पुलिस उन लोगों को बुला सकती है उससे रिलेटेड। और 176 में क्या है? इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ ए डेथ। अगर किसी प्रकार का डेथ हुआ है, मान लीजिए कोई कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो कोई कस्टोडियल डेथ हुआ है और तो उसकी इंक्वायरी पुलिस तो कर नहीं सकती, क्योंकि पुलिस के कस्टडी में उसका डेथ हुआ है और पुलिस ही इंक्वायरी करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए कोर्ट क्या करता है, यहाँ पर जहाँ पे कस्टोडियल डेथ हुआ है वहां पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, वहां पर इंक्वायरी जो करेगी वो मजिस्ट्रेट करेंगे। तो इसलिए 176 में डेथ केसेस की इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है जी। चैप्टर 12 ओवर। चैप्टर 13 इंपॉर्टेंट, जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो इंक्वायरी और ट्रायल में क्रिमिनल कोर्ट का जुरिडिक्शन यहाँ पर डिसाइड होता है। 177 से शुरू होता है। 176 में हमने देखा था डेथ केस में मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी होती है। 177 में ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल के बारे में लिखा हुआ है बस। 182 में ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स, अगर लेटर के द्वारा ऑफेंसेस कमिट हुए हैं तो कहाँ पे इंक्वायरी होगी और कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके बारे में आपको देखना है बस। और ऑफेंसेस कमिटेड ऑन जर्नी और वोयाज 183 सेक्शन, मार्केट 183 सेक्शन, ऑफेंसेस कमिटेड ऑन जर्नी और वोयाज। सो ये पक्का आता है 183 सेक्शन, रट लीजिए। इसके बाद से हम चैप्टर 14 में चलते हैं। चैप्टर 14 जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए है, कोग्निजेंस से रिलेटेड है। तो 190 में क्या है? कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। जितने भी कोग्निजेंस होने वो सब मजिस्ट्रेट ही करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे सेशन कोर्ट का भी। मजिस्ट्रेट जो होता है कोग्निजेंस लेता है। यहाँ पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, और अगर आपका पुलिस ने FIR नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर दीजिए 190 में, वहाँ वो जो है कोग्निजेंस उसका कोर्ट लेगी। उसके बाद से 192 में मेकिंग ओवर द केसेस टू मजिस्ट्रेट है। जब CJM कोर्ट ने उसको देख लिया तो अपने से जो सबऑर्डिनेट जजेज है, क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, नेचर ऑफ ग्रीवेंसेस के अनुसार उसको वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। तो जब कोई भी केस अपने से इन जूनियर के पास ट्रांसफर किया जाता है तो उसको मेकिंग ओवर कहते हैं, मेकिंग ओवर कहते हैं। ठीक है जी। ऊपर वाले को क्या कहते हैं आगे हम समझेंगे। इसके बाद से आ जाएगा 197 पे प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेज एंड पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट और जजेज का प्रोसिक्यूशन करने का प्रोसीजर क्या है? 197 में लिखा है। 198 ए में जो है ये ऑफेंसेज अदर 198 ए ऑफ पेनल कोड। क्या है ये? पेनल कोड के 1498 में जो चीजें हैं, 498 ए में जो ऑफेंस है उसका 198 के अनुसार ही चलेगा। 198 बी में कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस होता है, और 199 में प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन होता है। फिनिश चैप्टर 14 ओवर। चैप्टर 15 में हम आते हैं कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेन किए हैं, और सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन होगा, और 203 में डिसमिसल होगा। अगर कुछ सही चीज नहीं मिलता है तो डिसमिस कर देगा। उसके बाद से हम जंप करते हैं। ठीक है। 203 के बाद से वैसे हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, CRPC का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। किसी को आप
छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं विशेष रूप से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको। तो 203 से हम सीधे जंप करते हैं 357 पे। 357 ए जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है अमेंडमेंट के द्वारा, और इसमें दिया हुआ है विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम। प्रोबेबली ये 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ है। सो ये विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम है, इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। 357 ए बी सी जो है, 357 ए, 357 बी, 357 सी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए में क्या होता है, विक्टिम कंपेंसेशन होता है। बी में कंपेंसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन अंडर 326 एंड 376। अगर कुछ फाइन इम्पोज हुआ है, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट हुआ, इम्प्रिजनमेंट के बाद से पेनल्टी भी, इम्प्रिजनमेंट भी हुआ और कुछ फाइन भी इम्पोज हुआ, किस किस केस में, 326 ए जो है ये एसिड से इंजरी वाला केस है, और 376 जी डी जो है ये सेक्सुअल ऑफेंसेस है, रेप का ऑफेंस है। तो इन दोनों में अगर कोई फाइन इम्पोज हुआ है, जेल भी गए हैं, फाइन भी इम्पोज हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम भी उसके अलावा देना है। तीन चीजें हो जाएंगी अगर 326 ए और 376 डी लागू होता है तो। और 357 सी जो है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम है। 357 सी ट्रीटमेंट कराना है आपको। कहीं भी किसी भी स्थिति में चोट लगती है, कुछ तकलीफ होती है, जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है वहां पर ले जाकर के ट्रीटमेंट कराना है। किसी को भी चोट लगी है, किसी की भी जान खतरे में है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल में ले जाकर के पहले उनकी जान बचानी है, और वो कोई ना नहीं करेगा। वो 357 सी में लिखा हुआ है। 358 में क्या है, कंपेंसेशन टू पर्संस ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। कई बार ऐसा होता है कि गलती से किसी को अनजाने में पकड़ लिया गया, वो दोषी नहीं था, तो अगर वो क्लेम करता है तो उसको कुछ कंपेंसेशन, शायद 1000 रुपीज वगैरह का कुछ प्रोविजन है, वो दिया जा सकता है। वो 358 में है। ओवर। अब आइए चैप्टर 17 में। चैप्टर 17 में क्या है, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सेशन कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, डेथ पनिशमेंट भी दे सकती है। बस यही है कि अगर डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट देती है तो कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट इसको भेजना है। वही यहाँ पर है चैप्टर 28 में, 27 में जजमेंट है। चैप्टर 28 में सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन है। तो 366 में सेंटेंस ऑफ डेथ सेंटेंस टू बी सबमिटेड टू हाई कोर्ट। 367 छोड़ दीजिए। 368 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनुल और द कन्विक्शन। हाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है, वो 368 में। और 371 में प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करने हैं वो 371 में दिया हुआ है। फिनिश। चैप्टर 27 हो गया। इसके बाद से चैप्टर 33 में हम आ गए। चैप्टर 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेल से रिलेटेड है। इसमें एंटीसिपेटरी बेल भी आता है, रेगुलर बेल भी आता है। बेल से रिलेटेड है, बिल्कुल इसको रिवाइज करके जाना है। 436 में चैप्टर 33 है। चैप्टर 33 बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। चैप्टर 33 में 436 सेक्शन में इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, मतलब कौन से केसेस में बेल मिल जाता है। 436 ए मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। पहले क्या होता था, अगर कोई कमजोर आदमी है तो वो जेल में ही मर जाता था, ट्रायल में ही मर जाता था। बहुत बड़ा नाइंसाफी होती थी, बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट के द्वारा अब डाल दिया गया है कि मैक्सिमम कितने पीरियड तक अगर आप किसी को रख सकते हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि जिस किसी भी एलिगेशन में, जिस किसी भी ऑफेंस के लिए एलिगेशन लगा हुआ है, उस एलिगेशन का जितना भी पनिशमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिगेशन है जिसका पनिशमेंट 8 ईयर है, तो उसका 50% से ज्यादा आप नहीं रख सकते। अगर किसी का पनिशमेंट 7 ईयर है तो 7 ईयर का 50% 3.5 साल होता है। 3.5 साल पर उस आदमी को छोड़ना है आपको, क्योंकि वो अंडर ट्रायल है। बाकी वो सजा कन्विक्शन के बाद झेलेगा। कन्विक्ट होता है कि नहीं होता ये समय बताएगा।
बिना कन्विक्शन हुए उसको कब तक पकड़ के रखेंगे? तो इसलिए उसके बारे में प्रोविजन दिया है 436A में। When bail may be taken in case of non-bailable offense, non-bailable offense में कब बेल मिल सकता है, ये 437 में दिया हुआ है। 437A छोड़ दीजिए। 438 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, ये 438 जो है एंटीसिपेटरी बेल है। अगर किसी के अगेंस्ट में कोई FIR वगैरह फाइल हुआ है, उसको लगता है कि मुझे पकड़ा जा सकता है और मैं गलत तरीके से फंसाया जा रहा हूं, वो सेशन कोर्ट में जा सकता है, सेशन कोर्ट के बाद से हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जरूरत पड़े तो जा सकता है, और बोलेगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे अरेस्ट न होने दिया जाए, मैं ट्रायल के लिए रेडी हूं, मैं पुलिस से कोऑपरेट करूंगा मैं, लेकिन अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोर्ट परमिट कर देती है तो उसको बोलते हैं 438 में ये एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। तो 438 में एंटीसिपेटरी बेल हो गया। 439 स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल, किसी भी प्रकार के बेल में सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को स्पेशल पावर है, वो चाहे तो बेल दे सकती है, वो चाहे तो बेल कैंसिल कर सकती है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास बेल से संबंधित एडिक्वेट पावर्स है, और वो पावर कहां से आता है? सेक्शन 439 से आता है। जब बेल की बात आती है तो बेल का यहां पर एक मैंने डायग्राम डाला है। सबसे पहले बेल के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हम फाइल करते हैं, वहां से अगर बेल मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट ने अगर बेल दे दिया तो अच्छी बात, अगर नहीं दिए तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट ने बेल दे दिया तो अच्छी बात, अगर नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आप इन 4 एजेंसियों में से किसी ने अगर आपको बेल दे दिया तो भैया भीतर जाने से बच गए, और अगर पैसे नहीं हैं तो इतने दूर तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। जुडिशियल सिस्टम में खर्चे बहुत हैं और ये सिस्टम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 33 हो गया, 33 के बाद से 35 आ गया, 35वां चैप्टर हम ले रहे हैं। 35वां चैप्टर जो होता है इरेगुलर प्रोसीडिंग के लिए है। 35वां चैप्टर इरेगुलर प्रोसीडिंग के लिए। इरेगुलर प्रोसीडिंग में क्या है? 460 और 461 बिल्कुल रट लीजिए। इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विसिएट प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स वो विसिएट नहीं करती है, वो नहीं करती, वो 460 में है, और जो करती है वो 461 में है। मतलब प्रोसीडिंग में कुछ ऐसी गलतियां जिसको ओवरलुक किया जा सकता है वो 461 में है, और जिसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता उसके चलते वो उस केस को कुछ और भी डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसको 460 कहा जाता है। और लास्ट चैप्टर जो है वो 37 है। सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर 37 चैप्टर है और मिसलेनियस चैप्टर का नाम है। और इसमें 474 ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट। जी हाँ, कुछ ट्रायल हाई कोर्ट के सामने भी होते हैं। उस कौन कौन से होते हैं वो उसका वहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद से 477 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। हाई कोर्ट अपने हिसाब से कोर्ट को गवर्न करने के लिए रूल बना सकती है, उसका पावर 477 में है। 482 में सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, उनके पास सुपरवाइजरी पावर है, उनके पास एक्सेस पावर्स हैं, और उस पावर का वो इस्तेमाल टू मीट द जस्टिस वो कर सकते हैं। जहां पर भी उनको लगता है कि जस्टिस इज इन डेंजर, वहां पर ये कर सकते हैं। उसके बाद से ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूअस सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कहने का मतलब कि हाई कोर्ट के सुपरविजन में ही बाकी जो कोर्ट होते हैं स्टेट के वो चलते हैं, और वो 483 में है, और 483 में रिपील एंड सेविंग है। खत्म, सीआरपीसी ओवर। इतना ही सीआरपीसी में आपको रट्टा मारना है। इसके बाद से हमने बताया था इसमें 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 2 है। तो पहला जो शेड्यूल है, वो पहला शेड्यूल जो है वो आपके ऑफेंसेस का कुछ कैटेगराइजेशन करता है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, आते ही हैं। इसमें क्या है, जो शेड्यूल 1 है उसमें जो टेबल बना हुआ है उसमें कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम है।
6 कॉलम है, किस कॉलम में क्या है ये पूछता है। जैसे मैं बताता हूं, पहला कॉलम जो है वो सेक्शंस का लिखा हुआ है। अगर आईपीसी का है तो सेक्शन लिखा रहेगा, जैसे 109 लिखा है तो 109 लिखा है, इसका मतलब कि आईपीसी का है। अगर ये आईपीसी का नहीं होता तो उस एक्ट का नाम और तब सेक्शन लिखा होता। आईपीसी के लिए सिर्फ सेक्शन लिखना है। तो लिखा है इसमें, सेक्शन क्या हो गया 109। उस सेक्शन के ऑफेंस क्या है वो यहाँ पर सेकंड में आएगा, और उस ऑफेंस का पनिशमेंट क्या है वो थर्ड में आएगा। पहले 3 हम समझ लेते हैं। पहले कॉलम में सेक्शन ऑफ द ऑफेंस, दूसरे कॉलम में ऑफेंस का डिस्क्रिप्शन, कौन सा ऑफेंस है। पहले कॉलम में सेक्शन, दूसरे कॉलम में ऑफेंस, तीसरे कॉलम में उस ऑफेंस का पनिशमेंट। ये 3 चीजें अलग कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चतुर्थ कॉलम जो 4th कॉलम है, वहां पर वो कोग्निजेबल है कि नॉन कोग्निजेबल है। 5वां जो है वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। और छठा जो है ट्रायबल बाय विच कोर्ट, सो कोर्ट का नाम है। तो अभी मैं इसको शॉर्ट करता हूं। एसओपी हमने सुना होगा, एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है एसओपी। तो एसओपी सेक्शन ऑफेंस पनिशमेंट, सेक्शन ऑफेंस पनिशमेंट जो है वो एसओपी हो गया। और उसके बाद से सीबीसी, कोग्निजेबल बेलेबल कोर्ट। कोग्निजेबल है कि नॉन कोग्निजेबल है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, और कोर्ट, किस कोर्ट में ये ट्रायल होगा। ये 6 कॉलम है। 6 कॉलम आप याद कर लीजिए, इसमें से 1 से 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाता है, रखा हुआ मार्क्स है। इसके आगे वाला आपको नहीं देखना है। आपको इधर नीचे वाला जो भी डिस्क्रिप्शन है इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये 6 कॉलम है, इस 6 कॉलम में देखना है, और इसका शॉर्ट फॉर्म SOPCBC याद कर लीजिए। जब सेकंड शेड्यूल की बात आती है, फर्स्ट शेड्यूल में तो आपने देख लिया। फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ ऑफेंसेज है, जिसमें पहले कॉलम में सेक्शन है, दूसरे कॉलम में ऑफेंस है, तीसरे कॉलम में पनिशमेंट है, चौथे कॉलम में कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, 5वें कॉलम में बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, और छठे कॉलम में कोर्ट ट्रायबल बाय विच कोर्ट है, कोर्ट विच विल ट्राई इट। सो वो तो फर्स्ट शेड्यूल हो गया। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, सीआरपीसी में प्रोसीजर में बहुत से फॉर्म की जरूरत पड़ती है, कई प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। उन सारे फॉर्म का डिटेल जो है, वो सारे फॉर्म जो है शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं। सेकेंड शेड्यूल में सारे फॉर्म दिए हुए हैं। वारंट का फॉर्म कैसा होगा, समन का फॉर्म कैसा होगा, प्रोक्लेमेशन का फॉर्म कैसा होगा, वारंट का फॉर्म कैसा होगा, अटैचमेंट का फॉर्म कैसा होगा, बेल का फॉर्म कैसा होगा, बॉन्ड का फॉर्म कैसा होगा। ये फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है, इसलिए उसको सिर्फ ध्यान रखिए कि शेड्यूल 2 में फॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है, और शेड्यूल 1 में ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। इतना तो याद रहेगा। तो बस इतना ही है सीआरपीसी में। फटाफट रिवीजन में एकदम 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिवीजन कर लीजिए, और एमसीक्यू इसमें से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।